नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास हम करने वाले हैं साइंस विज्ञान की क्लास रहेगी और एक क्लास नंबर 6 रहने वाली है। इस क्लास में आज जो चैप्टर रहेगा भोजन और स्वास्थ्य का चैप्टर रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टिपिकल पार्ट है आपके साइंस का। इसके पहले भी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेज नहीं है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आइए, डेली आपकी 4 PM में साइंस की क्लास होती है। तो आज के भोजन स्वास्थ्य के चैप्टर से पहला प्रश्न है कि प्रतिजैविक विषाणु जनित रोगों पर प्रभाव नहीं दिखाते क्योंकि विषाणु प्रतिजैविक रोधी होते हैं। विषाणुओं में अपना प्रोटीन संश्लेषण तंत्र नहीं होता। विषाणु परजीवी होते हैं। विषाणु पर कोशिका भित्ति होती है। तो प्रतिजैविक विषाणु जनित रोगों पर प्रभाव नहीं दिखाती। इसका रीजन क्या है? क्योंकि विषाणुओं में अपना प्रोटीन संश्लेषण तंत्र नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, दूसरा है रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, एनोक्सिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया या सेप्टिस्मिया। तो रुधिर में श्वेत रुधिर WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट या ल्यूकीमिया की बात करते हैं। रुधिर में कोशिकाओं की मात्रा के हिसाब से लगभग 1% होती है। ये प्राथमिक रूप से हमलावर जो जीवाणु, विषाणु, अन्य विदेशी जीवों जैसे रोगजनकों की पहचान करने और उन्हें लक्षित करने के लिए प्रतिरक्षा अभिक्रिया में शामिल होता है। तो ल्यूकीमिया या ल्यूकोसाइट की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं से, लिम्फ से, श्वेताणुओं से या विष से करती है? देखिए, कोशिकाओं का उपयोग कैंसर कोशिका को मारने के लिए किया जाता है और आपके शरीर को विदेशी पदार्थों से बचाता भी। तो ये कोशिकाएं वायरस कोशिकाओं के साथ साथ कैंसर कोशिकाओं के मारने में विशिष्ट होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है किसकी रक्षा करता है? सभी लोग बताइए। लिम्फोसाइट्स के कमी से एड्स नामक बीमारी भी हो सकती है। मौजूदा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो मानव शरीर में भीतर आने वाली संक्रमणों और वायरस से लड़ने में मदद करता है। तो लिम्फोसाइट्स जो है किससे रक्षा करती है? लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती है? रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारा आंसर आ चुका है। रोगाणुओं से रक्षा करती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग, कपास उद्योग के या पीकर उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। तो श्वेत फुफ्फुस रोग किन कर्मचारियों में पाया जाता है? श्वेत फुफ्फुस रोग किन कर्मचारियों में पाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कपास उद्योग के कर्मचारियों में, क्योंकि श्वेत फुफ्फुस रोग कपास के रेशे की धूल के लगातार संपर्क में रहने के कारण होता है और लंबे समय तक यह हवा में सांस लेना जिसमें कपास के छोटे रेशे या धूल होते हैं, यह रोग का कारण बन सकती है। और कपड़ा और कपास श्रमिक इस रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। फुफ्फुस रोग, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके फेफड़े से संबंधित है।
हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन है स्त्रियां और प्रकट भी स्त्रियां और जो प्रकट पुरुष में होते हैं पुरुष करते हैं और प्रकट स्त्रियों में होता है। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन करते हैं, आमतौर पुरुषों को होती है और औरतें द्वारा फैलती है। किसको होती है? पुरुष को होती है और जो प्रकट जो है आपके स्त्रियों में होता है। तो सी ऑप्शन जो सही दिया गया है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका आमतौर पुरुष को होती है और औरतें द्वारा फैलती है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होता है क्योंकि रक्त का बहना जल्दी बंद नहीं होता है। तो इसका कारण है हीमोफीलिया। इसके बाद अगला प्रश्न है ल्यूकीगिया या रक्त कैंसर का लक्षण इनमें से किसमें असमान वृद्धि है? लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त, रक्त पट्टिकाणु या रक्त प्लाज्मा की बात करेंगे। सभी लोग बताइए ल्यूकीकिया या रक्त कैंसर का लक्षण किसमें जो है असमान वृद्धि है? सभी लोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो वह कहलाता है श्वेत रक्त कोशिकाओं में, WBC। आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जररोधी, पीड़ाहारी, पूतिरोधी या संज्ञाहारी? तो आइडोफार्म का उपयोग जो है आपके पूर्तिरोधी के रूप में घाव पर लगाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है एडिशन रोग किस हार्मोन के अल्प स्राव के कारण होता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, ग्लूकोकार्टिकाइड या थायरॉक्सिन? तो एडिशन जो रोग है ये किस हार्मोन के अल्प स्राव, अल्प तब कम होता है, कम स्राव के कारण होता है। देखिए कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों के अल्पस्राव से एडिशन रोग होता है। किसके कारण? कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन की बात करेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ग्लूकोकार्टिकाइड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या मांसपेशियां? तो ECG मानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और एक प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण होता है। और ECG होता है जो आपके हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? थायराइड ग्रंथ, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल या पैराथायराइड ग्रंथ से? सभी लोग बताइए। रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा जो है नियंत्रित होता है? सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हम किसकी बात करेंगे? एड्रिनल ग्रंथ की बात करेंगे। अगला प्रश्न है टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है?
आपने सुना होगा ना, टाइफाइड हो गया। तो टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है। यह एक अंग को नहीं बल्कि शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है और रक्त प्रवाह में पहुंचने के बाद यह बैक्टीरिया, यकृत, प्लीहा, मांसपेशियां सहित जठरांत संबंधी मार्ग पर हमला करता है और कभी कभी यकृत और प्लीहा भी सूज जाता है। तो टाइफाइड शरीर का कौन सा रोग अत्यधिक जो है प्रभावित करता है? सभी लोग बताइए। तो एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। तो आंत इज द राइट आंसर। टाइफाइड के शरीर का आंत भाग जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पेयजल में फ्लोरीन की कमी से होता है, क्या होता है दोस्तों? पेयजल में फ्लोरीन की कमी से होता है तो दांतों के पीले होना, इनेमल के कमजोर होने से डेंटल फ्लोसिस का कारण बनता है। तो अधिक गंभीर मामलों में कंकाल फ्लोरोसिस हो सकता है, जिससे अस्थियों और जोड़ों में दर्द और क्षति हो सकती है। तो दंत क्षरण या कैरीज की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है? लेकिन प्रश्न कहा गया है कौन सा विषाणु द्वारा रोग नहीं है। सभी लोग बताइए। कई कई बार आपके एनसीईआरटी में पूछा गया है कौन सा रोग नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो पोलियो, चेचक, ठीक है, और एड्स हो गया, ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, लेकिन अब बचता है आपका प्लेग और खसरा। ठीक है, तो प्लेग रोग विषाणु जनित है या नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्टेरोल्स या ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं। देखिए, एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व होता है जिसका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा होता है और संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज बनने में कई बार एक हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। इसलिए अगर इससे पहले एंटीबॉडी टेस्ट किया जाए तो सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन प्रोटीन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस एक जोड़े में विवाह बच्चे की मृत्यु का कारण हो सकता है? सभी लोग बताइए। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? RH प्लस, RH माइनस। RH प्लस पिता, RH माइनस माता। बी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि आहार में आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से एक ही रोग हो सकता है, सभी लोग जानते हैं। हम बात करेंगे घेंघा रोग की बात करेंगे। यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, O, A, B या AB। तो आप सभी लोग जानते हैं
जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, रक्त समूह ओ होता है, ये सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए यह सभी को दे सकता है। तो एंटीजन नहीं होता, ग्रुप ओ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसे प्रभावित करता है? उपापचय को, दृष्टि को, उत्सर्जन को या बोलने को प्रभावित करता है? तो घेंघा एक गॉइटर जो होता है रोग है, जिससे गला फूल जाता है और यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में इसमें सूजन आ जाती है। यह रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह किसको प्रभावित करता है? प्रभावित की बात कर रहे हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सभी लोग बताइए, किसको यहाँ पे प्रभावित करता है? एनसीईआरटी का बेस्ट ऑफ क्लास का क्वेश्चन है, घेंघा प्रभावित करता है, सभी लोग बताइए। तो उपापचय को प्रभावित करता है, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? कोढ़, टाइफाइड, दमा या टिटनेस की बात करेंगे तो दमा रोग जो कहलाता है यह आपका जीवाणु जनित नहीं रोग है। बाकी कोढ़, टाइफाइड, टिटनेस ये तीनों आपके जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर की पहचान हेतु कौन सा परीक्षण सहायक होता है? एक्स किरणें, मूत्र परीक्षण, रुधिर परीक्षण या बायोप्सी परीक्षण की बात करते हैं। तो कैंसर की पहचान हेतु कौन सा कारक या परीक्षण सहायक होता है? सभी लोग बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, लैब स्टेट और कई तरीके से अलग अलग टेस्ट शामिल है इसमें। ग्रेल कंपनी ने कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट तैयार किया, यानी कि रुधिर परीक्षण की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, चेचक रोग का कारण पूछा जा रहा है। चेचक रोग का कारण, तो चेचक रोग का कारण है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। देखिए ये संक्रामक और संभावित रूप से गंभीर बीमारी है। यह मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति खांसने छींकने के बाद हवा के माध्यम से फैलता है। तो चेचक रोग किसके कारण से होता है? सभी लोग जान चुके हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषाणु, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मलेरिया किस वाहक या वेक्टर द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर या एनाफ्लीज मच्छर की बात करते हैं। सभी लोग बताइए, मलेरिया किस वाहक द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफ्लीज की बात करते हैं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, एमनेसिया संबंधित है निद्रा रोग, दृष्टि में कमी से, श्रवण शक्ति में कमी से, स्मृति की कमी से। तो ये दोस्तों मस्तिष्क की क्षति या मस्तिष्क से किसी भी रोग के कारण से याद करने की क्षमता जो कमी आती है वह स्मृति लोप कहा जाता है, जिसे हम स्नेसिया कहते हैं, सॉरी इम्नेसिया कहते हैं। तो स्मृति शक्ति से कमी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वृक्क में पथरी वाले रोगी को किसके परहेज की सलाह दी जाती है? नींबू, सिरका, टमाटर, मसूर। तो पथरी से मरीज को किसकी परहेज यानी ना खाने की सलाह दी जाती है? सभी लोग बताइए। वृक्क में पथरी वाले रोगी को किसके परहेज की सलाह दी जाती है? देखिए नॉन वेज से करें तो परहेज ज़्यादा प्रोटीन के सेवन से और यूरिन में समान स्थिति से कहीं ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकाला जाता है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टमाटर। पथरी वाले को टमाटर खाने से जो है मना किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर द्वारा फैलने वाली नहीं है? डेंगू, बुखार, मलेरिया, निद्रा रोग, फाइलेरिया। देखिए, डेंगू के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे घातक बीमारियां होती हैं। तो मच्छर द्वारा कौन सा नहीं फैलता है ये हमें बताना है। ठीक है, उल्टा पूछा जाता है और तभी एग्जाम में टिपिकल हमारा क्वेश्चन हो जाता है। सभी लोग बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा निद्रा रोग। बाकी डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया ये आपके मच्छर। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग टीकाकरण से दूर नहीं किया जा सकता? पोलियो, डिप्थीरिया, एंजिया या क्षय रोग। तो राइट ऑप्शन होगा एंजिना। एक जीवाणु जो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के आंत में रहता है, वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जीवाणु जो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के आंत में रहता है। तो स्यूडोमोनास सिट्री की बात करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिनाइल कीटोन्यूरिया एक आनुवंशिक रोग है, इसके होने का कारण क्या है? तो चयापचय की एक जन्मजात त्रुटि है जिसके परिणाम स्वरूप एमिनो एसिड यानी कि फेनिलएलनिन का चयापचय कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऊतकों और उदर में फिनाइलोलिन की वृद्धि। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एड्स विषाणु HTLV-3 की खोज हुई थी भारत में, चीन में, USA में, जापान में। सभी लोग बताइए। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहाँ पर हुई थी? एड्स विषाणु HTLV-3 की खोज हुई थी। सभी लोग कमेंट कीजिए। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? USA। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग का जो कारक होता है बैसिलस एंथ्रेसिस होता है। यह ग्राम पॉजिटिव छड़ के आकार के जीवाणुओं के कारण होता है। यह जीवाणु आवरण में होता है तथा बीजाणुओं का निर्माण करता है। आमतौर पर मनुष्य, संक्रमित जानवरों या दूषित पशु उत्पादों के व्यावसायिक संपर्क के परिणाम स्वरूप रोग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में रहेगा, मिनी माता रोग का कारण है सीसा युक्त धुआं, आयोडीन युक्त जल, पारा युक्त जल या फ्लोरीन युक्त जल। तो मिनी माता का जो रोग का कारण है आपको रीजन बताना है। उस रोग और कारण का रीजन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। इसके आंसर कल हम 4 PM में क्लास के माध्यम से करेंगे। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 TT फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, तो आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। 7 PM में फर्स्ट पार्ट की लाइव क्लास होगी, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।